Namaskar and a very warm welcome to all our viewers on DD Arun Prabha. We are back with the 9th episode of What's Up Arunachal. This is the one-stop show where we bring you the stories that define our people, our society, and the updates on all the events happening across the state. Today, we are here with a topic that concerns every family, every community, and the future of our youth Year of Human Capital, Drug-Free Arunachal. Human capital is the true strength of a society, but the growing menace of substance abuse poses a serious threat to this vision. Stay with us as we discuss challenges, solutions, and the path towards a brighter and drug-free future for Arunachal Pradesh. And to give more insights, we have with us in our studio our two esteemed guests. First, we have Shruti Ma'am, Indian Police Service. She is the Assistant Superintendent of Police in Itanagar. Then we have Dr. Prashanto Kumar Saha, HOD and Associate Professor, Department of Psychology, Rajiv Gandhi University. Welcome to both of you. Thank you. Thank you. Okay, but before we dive deep into the topic, let's have a look at this report. In recent times, we face a serious and growing challenges of spread of drugs and substance abuse, particularly amongst the youth. This issue has regularly been raised at various forums, including as part of budget consultation and consultative meetings held with CBOs. This is not merely a law and order issue. It is a fight for our future, for the safety of our families and for the well-being of an entire generation. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल घोषित किया है, जिसमें युवाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य बजट सत्र में चोनामे ने युवाओं के भविष्य को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन मिशन की घोषणा भी की गई है। नशे के बढ़ते खतरे के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन डॉन 2.0 के जरिए कार्रवाई तेज कर दी है। इस अभियान के तहत ड्रग नेटवर्क पर लगातार छापेमारी, तस्करों की गिरफ्तारी और जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के जरिए ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकता है। लक्ष्य एक ही है, अरुणाचल के युवाओं को सुरक्षित रखना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। Okay, to start with, ma'am, I would like to start with you. Operation Dawn 1.0 was a success, and because of that, Operation Dawn 2 is underway now. So, what do you think? What impact has it created so far on the ground, and what are the biggest challenges still remaining? ऑपरेशन डॉन 2.0 का ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि ड्रग्स के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो इसमें हमारे 3 मेजर पिलर्स हैं, इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन। हम तीनों फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्फोर्समेंट में हमारे ओवर थाउजेंड्स ऑफ केजीज ऑफ ड्रग्स हमने सीज़ किए हैं और या फिर डिस्ट्रॉय किए हैं। ऐसे ही मल्टीपल अरेस्ट्स हुए हैं, बहुत सारे इंटरस्टेट नेटवर्क्स हमने बस्ट किए हैं। ऑल्सो हम अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन पे भी काम करते हैं, रेगुलर अवेयरनेस सेशंस करते हैं। मानस हेल्पलाइन 1933 को जितना हो सके प्रमोट करते हैं। ऑल्सो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कैपिटल पुलिस ने 2 महीने पहले फुटसॉल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। स्टिल चैलेंजेस रिमेन बिकॉज ड्रग्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो पुलिस के या लॉ इन्फोर्समेंट के करने से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इंटायर कम्युनिटी हैज़ टू कम टुगेदर। ऑल्सो अरुणाचल की प्रॉक्सिमिटी विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स पोज अ मेजर चैलेंज। और अपकमिंग चैलेंजेस आर सिंथेटिक ड्रग्स और डार्क वेब एट्सेट्रा। तो फाइट स्ट्रॉन्ग है, बट एक ऑनगोइंग बैटल है। ओके, एंड मूविंग ऑन टू यू सर। सर, जब हम देखते हैं कि जब लोग ड्रग्स लेते हैं, वी सी एज अ बैड हैबिट, तो साइकोलॉजिकली ये क्यों होता है एंड क्यों लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं? देखिए, ड्रग मेनस बनता है जब हम उसके आदी हो जाते हैं, जब हैबिचुएट कर लेता है वो। अगर हम हैबिचुएशन ना करें इस चीज़ों पे, इस मादक पदार्थों का सेवन ना करें,
तब हम ड्रग के मेनेस से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस स्कूल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट प्लस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, इन सब की तरफ से ये सारी चीज़ें अगर लोगों तक पहुँचेंगी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उसकी ट्रेनिंग अगर दिलाया जाए तो हम कुछ हद तक ड्रग को कंट्रोल में कर सकते हैं। बात है जो लोग ड्रग के आदी हो जाते हैं उन लोगों को रिहैबिलिटेशन से पूरी तरीके से उनको बाहर लाना कभी कभी चैलेंजिंग होता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, नए नए टेक्निक्स आए हैं, न्यूरो रिहैबिलिटेशन है, जागरूकता है उनमें, उनके अंदर लाना है। तीसरा चीज़ एक है जो अरुणाचल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिटी। तो यहाँ पे मैंने जो देखा अपने 3 साल के करियर में ड्रग्स से रिलेटेड स्पेशली केसेस को लेके, यहाँ पे कम्युनिटी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी अगर उस चीज़ को टैबू फॉर्म में ना लेके, और जो भी बच्चा है जो इस फ्रेमवर्क में आया है उसको थोड़ा सपोर्ट मिले सोसाइटी की तरफ से, तो वह आसानी से बाहर आ सकता है। और जो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे रिहैब सेंटर्स के हेल्पिंग हैंड्स हो, या सोसाइटी के लोग हों, या उसके पीयर इन्फ्लुएंस हो, अगर वो उसको टैबू फॉर्म में ना दे तो वो बच्चा उस साइकिल से, उस नेक्सस से आराम से बाहर आ सकता है। और इसमें एनजीओज भी हैं, आपने देखा होगा अरुणाचल में एनजीओज ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, आरजीयू में भी कुछ प्रोग्राम्स किए गए कैपिटल पुलिस की मदद से। तो और न्यूरो रिहैबिलिटेशन जैसे मैंने बताया, ब्रेन के टेक्निक्स डेवलप हो चुके हैं जिनके थ्रू हम बिना किसी एक्सटर्नल ड्रग्स के हम ब्रेन को उस नॉर्मल स्टेज तक ला सकते हैं जो ड्रग उसके ब्रेन को एबनॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके सर, आपने टैबू की बात कही तो यहाँ में स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश ये सबको एक टैबू के तौर पर ही लिया जाता है। तो ऐसे में जो लेते हैं उनके पेरेंट्स को या सोसाइटी को, आप बीइंग ए प्रैक्टिशनर ऑफ साइकोलॉजी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टैबू शब्द जो है अंग्रेजी का है। हम लोग सबसे पहले अगर हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं तो हमारे यहाँ टैबू से ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी बच्चे ने गलत काम किया है तो दोष सिर्फ बच्चे का नहीं है, फैमिली का। ये जो मानसिकता है हम लोग के दिमाग में कि फैमिली की गलती से ही बच्चे ने किया होगा, इससे पहले बाहर आना है। तो ये तो देखिए, ये अवेयरनेस है। मैंने कहा ना, अरुणाचल का एक जो फोर्टे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी एनरिचमेंट। यहाँ इतने सारे ट्राइब्स होने के बावजूद भी 80 मेजर ट्राइब्स हैं, जिसमें 30 मोस्ट मेजर्स ट्राइब्स हैं। इनका जो नीश है आपस में इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इनका कल्चर इतना रिच है, इतने सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं तो उसी नीश में उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। तो ख़त्म करने के तरीके अपने अपने ट्राइब्स के अलग हो सकते हैं, बट गोल तो एक ही है ना कि हम टैबू से उन चीज़ों को बाहर निकालें। तो लोगों की मानसिकता चेंज करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि ये बच्चा सिर्फ हमारी फैमिली का नहीं, नेशन का भी पार्ट बनने वाला है। अगर बच्चे से गलती हुआ है तो उसे माफ़ करके एक मौका देना चाहिए। सिर्फ रिहैबिलिटेशन भेज के आप सोच लो कि 6 महीने बाद वो रिहैब से बाहर आ जाएगा और सही हो जाएगा, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम आप जॉब सेक्टर में ला सकते हैं, उसको एक नया जॉब दे सकते हैं, भले कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों ना हो। आप उसको दे सकते हैं ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके कारण वो ड्रग्स में गया है। वो पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो किसी तरह का एल्योरमेंट हो सकता है। उन चीज़ों को, वो जो रिस्की बिहेवियर है, ठीक है, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है, उनको अगर कम किया जाए, इसका मतलब हमें बच्चों की ट्रेनिंग अच्छे से करनी है। अगर हम अपने यूथ को ट्रेन कर पाएंगे, उनको सही दिशा दिखा पाएंगे, तो टैबू अपने आप सोसाइटी से कम हो जाएगा। विलुप्त तो नहीं होगा, पर समय लगेगा, पर कम हो सकता है। तो ये स्टेप्स अगर किया है सोसाइटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, प्लस पॉलिसी लेवल पे, आई थिंक इट इज़ अचीवेबल। घर में पेरेंट्स या सिबलिंग्स लोग कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन अ चाइल्ड हैज़ इट बिलोंग्स टू द हाउस और होम। ठीक है, स्कूल में जाने से पहले बच्चा अपने घर में सारी चीज़ें सीखता है। तो वहाँ पे तो मदर, फादर, जो सिबलिंग्स हैं, उनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए वो लेफ्ट एंड राइट हैंड होते हैं, या 2 आँख होते हैं, आँखों के तारे होते हैं। तो
भाई एक आंख अगर काम ना करे, दूसरे आंख से आप कितने दिन तक काम चलाएंगे? ठीक है, तो वही फिलॉसफी है कि आपको दोनों को सही दिशा देना है, और जहां मदर फादर का रोल आता है, भाई उनको सिक्योरिटी देना है बच्चे को। अगर आप उनको इस दुनिया में लाए हैं, लालन पालन करना, अच्छा शिक्षा देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो चुका है, पहले जॉइंट फैमिली था, पहले हम लोग को सपोर्ट सिस्टम पूरे फैमिली से मिल जाता था। आज क्या हो गया है, माँ बाप बच्चा, एक दो सिबलिंग, यही ना। तो इसके कारण वो जो सपोर्ट सिस्टम था, जहाँ पे प्रॉब्लम होता था हम दादा के पास चले जाते थे, नाना के पास चले जाते थे, नानी रहती थी, दादी रहती थी, या ताऊ ताई रहते थे, वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। तो वो कोहेसिवनेस जो है अब मदर फादर को फिल करना पड़ रहा है। पर इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी इतना आ चुका है कि दोनों मम्मी और पापा को काम करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली चलाना, इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, इसके कारण बच्चा अकेला पड़ता है। सिंगल चाइल्ड पेरेंट के लिए बहुत चैलेंजेस है अगर दोनों ब्रेड अर्नर्स हैं, और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों को कमाना पड़ेगा, माँ बाप को। तो समय कितना दे रहे हैं आप बच्चे को? घर पे तो कोई मिल नहीं रहा है। तो मीडिया का इन्फ्लुएंस, आई मीन टू से द गैजेट्स, राइट, इंटरनेट का इन्फ्लुएंस, इल इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को एक एल्योरमेंट, एक नीश बना देता है कि ओके, मुझे यहाँ से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मेरा लाइकिंग इधर की तरफ हो रहा है। पीयर इन्फ्लुएंस जो होता है, उन लोग स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स तक चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को वल्नरेबल बना देता है। तो मदर एंड फादर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिबलिंग्स जो है एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। वो सपोर्ट सिस्टम सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल। तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहा है इन सब चीज़ों के लिए। पर अरुणाचल में अच्छा है कि यहाँ कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने देखा, कम्युनिटी सपोर्ट में आ जाती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर रही है कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली में गया है। तो मेरे हिसाब से अरुणाचल कैन डेफिनेटली गेट रिड ऑफ दिस ड्रग menace. It will take some time, but with the support of the community and the family structure, we can definitely achieve it. और टैबू बहुत दिनों तक नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले दिमाग के हैं। I am sure that they will reach out to that goal. Yeah, we hope so, sir. Yes. And ma'am, 2025-26 is being observed as the year of human capital. So how crucial is the fight against drug abuse in protecting the youth of Arunachal Pradesh? बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही होता है कि हेल्दी, स्किल्ड और कम्पिटेंट यूथ। तो जब कोई एक इंडिविजुअल ड्रग्स के उसमें फंसता है, तो उसका सिर्फ वो इंडिविजुअल ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार और पूरा फ्यूचर वर्कफोर्स जो हमारा है वो इम्पैक्ट होता है। और ड्रग अब्यूज़ के कारण एजुकेशनल ड्रॉप आउट्स बढ़ते हैं, और इनडायरेक्टली वो और क्राइम्स को फ्यूल करता है, जैसे कि चोरी, और ऑल्सो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो अगर हमें अरुणाचल का इकोनॉमिक और सोशल फ्यूचर सिक्योर करना है, तो ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम ड्रग फ्री अरुणाचल भी बना सकें। Okay, and ma'am, if I'm not mistaken, maybe यही month को, in the month of May, 21.4 grams of heroin was seized at Mebo in East Siang district, and also more than I think rupees 30 lakhs of money worth of drug was seized here in Itanagar. So how serious is the problem of narcotics and synthetic drugs in Arunachal Pradesh as a whole? ऑनेस्ट आंसर, प्रॉब्लम रियल है, थोड़ा सीरियस भी है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किंग पिन नहीं होने से भी एंड यूज़र्स और स्मॉल पेडलर्स काफ़ी हैं। तो और इसके लिए एक्टिवली पुलिस बहुत काम भी कर रही है। जैसे ईटानगर पुलिस ने भी लास्ट 1.5 मंथ्स में अराउंड 6 केसेस रजिस्टर किए हैं, 150 ग्राम्स ऑफ हीरोइन सीज किया है। तो प्रॉब्लम रियल है, नीड्स टू टैकल्ड। बट गुड न्यूज़ ये है कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, इन्फोर्समेंट बेटर हो रहा है, और लोग खुल के खुद आगे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है। ओके, एंड जैसे कि आपने कहा कि लोग आपका साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग पुलिस डिपार्टमेंट ये सब ड्रग मेनेस को ख़त्म करने के लिए। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर देयर पार्टिसिपेशन टू रिड्यूस ड्रग मेनेस इन अ स्टेट? राइट, तो ड्रग्स एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि केवल लॉ इन्फोर्समेंट के करने से सॉल्व होगा, जैसे कि मैंने कहा। तो इसके लिए होल कम्युनिटी हैज़ टू कम टुगेदर।
right from parents or educational institutions और other youth organizations. तो पेरेंट्स के लिए क्रूशियल है कि वो एक ओपन कम्युनिकेशन रख सकें, जैसे कि सर ने बताया बच्चों के साथ कोई भी ड्रास्टिक बिहेवियरल चेंज है तो उसको मॉनिटर करें, कुछ भी इशू है तो मानस हेल्पलाइन पे रीच आउट करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रीच आउट करें. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव इंगेजमेंट, एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव लोगों को दें, क्योंकि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है ड्रग्स में जाने का. वो पॉजिटिव इंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मे बी इन म्यूज़िक, मे बी इन पेंटिंग, मे बी एनी अदर सोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. अ लॉट ऑफ टैलेंट पीपल हैव. सो किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रहना, यूथ को इंगेज करना, इट कैन बी स्टडीज, इट कैन बी म्यूज़िक, बट लोगों को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना हम वो कर सकेंगे तो हम इस ड्रग्स की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकेंगे. एंड मैं मानस को अगर टोल फ्री हेल्पलाइन 933, इट्स 24/7 अवेलेबल, जस्ट कॉल अस. बिल्कुल. आप देखिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें से लोनलीनेस भी एक है. आइसोलेशन एक है, पीयर इन्फ्लुएंस है, और इसके अलावा एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर भी होता है. अगर आप देखें जो डेटा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने पब्लिश किया है उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है एज ग्रुप कौन सा है 30 to 44 के बीच में, 23 to 44 एज ग्रुप के बीच में बच्चे. तो ये एज कौन सा है? ये एज है जब बच्चा अपने पैरों पे अपनी ज़िंदगी बना रहा होता है या मिडिल अडल्टहुड में आता है. ठीक है. तो क्राइसिस आते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, नौकरी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और क्या नाम से आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि जैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलना. वी आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ रिसोर्सेज कम है उस तरह से एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स. तो यहाँ उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, तो एक तरह का ड्रिफ्ट होता है ब्रेन में कि भाई वहाँ की ये चीज़ें हैं, ये नहीं मिल पा रहा है, तो चलो ठीक है जो पीयर कर रहा है हम भी वही कर लें. तो अक्सर ड्रग मेनेस में बच्चा फंसता है जब वो इस तरह के विशियस साइकिल वाले लोगों के कांटेक्ट में आता है. कोई अपने से ड्रग कभी नहीं ले सकता. इट इज़ मोस्टली द पीयर ग्रुप और योर आइसोलेशन और योर लोनलीनेस फीलिंग. क्या करे, क्या शुरू होता है स्मोकिंग से फिर हशीश, फिर कैनाबिस एंड यू नो दिस अफीम. तो ये एक दिन में कोई डायरेक्टली अफीम कभी नहीं ले सकता, राइट? एक दिन में कोई अल्कोहल पे नहीं जाता. पहले जाता है व्हाट इज दैट, फ्रूट बियर, स्प्रिट्स, एंड देन इट गोज टू द हार्डकोर ड्रिंक्स, राइट? क्योंकि योर बॉडी इज नॉट मेकअप. तो आपको वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि जब वल्नरेबल हो गया है कि उसको एक चीज़ें चाहिए, तो फैमिली सपोर्ट जो थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फैमिली अगर समय अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं सही टाइम पे, क्योंकि ये टेंडर एज है, यू नो 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज, ये 12 साल का जो टेन्योर होता है, उसमें आप बच्चे का करियर तो बनाते हैं, उसकी ज़िंदगी बनाते हैं. करियर कहते हैं लोग, उस समय असली ज़िंदगी बनता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं दुनिया में अचानक से वो बाहर गया. तो मेरे हिसाब से अरुणाचल के पास अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है. अगर ड्रग को देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी ऐसे कि लोगों को इतना एक्सपोजर हुआ नहीं है, बाहर से ड्रग्स आ रहे हैं, जो मुझको न्यूज़पेपर्स और रिपोर्ट से समझ में आया, जो पब्लिश आर्टिकल्स है. पहला चीज़ लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसको तो रोका जा रहा है. जो ड्रग्स आ चुके हैं, जो बच्चे वल्नरेबल बन चुके हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के साथ अवेयरनेस भी होना चाहिए. जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर ही रही है, ठीक है, NGOs कर ही रहे हैं, बट फुटप्रिंट नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है. यहाँ जैसे कैपिटल सिटी में आपको सारे इवेंट्स दिख जाएंगे. जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं नमसई हॉस्पिटल गया था, साहब का प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका इमरजेंसी लाइफ प्रोटेक्शन सर्विसेज. आई एम द कोऑर्डिनेटर, वैल्यूएशन में था. आई वेंट, बात हुई हमारी, तो सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ चले जाते हैं. क्यों? वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पर तब भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है. सपोर्ट कहाँ पे नहीं, वहाँ तो लोग हैं, तो लोग आपको फैमिली की तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ड्रग
से लड़ने के लिए, जैसे मैडम भी कह रही हैं कि आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, स्कूल, ये सारे अवेयरनेस सब कुछ करके एक पूरा कॉम्पैक्ट मॉड्यूल बनेगा, तभी आप ड्रग्स से थोड़ा दूर कर पाएंगे हमारे यंग जनरेशन को। और ये ह्यूमन कैपिटल का ईयर है मैडम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं है, जैसे मैम ने बहुत सही कहा कि स्किलफुल यूथ। अगर हम अपने बच्चे को ड्रग मेनेस में छोड़ देंगे, उसके पास स्किल अर्न करने के कहाँ रहेगा? सो दैट विल बी अ चैलेंजिंग फॉर द स्टेट एंड वी आर द टोटल में आप देख लीजिए, हमारा तो यंग जनरेशन के कारण ही वी आर बिकमिंग द वन ऑफ ब्राइटेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो वो 2047 तक जो हमें अचीव करना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा है, उसको अचीव करने के लिए हमें इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। तो फैमिली सपोर्ट, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, कहा कि एज पर रिपोर्ट्स ड्रग्स अक्सर बाहर से आते हैं, नेबरिंग स्टेट हो या नेबरिंग कंट्रीज हो। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, व्हाट इज द पुलिस डिपार्टमेंट डूइंग? तो इसको स्टॉप करने के दो तरीके से, किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब वी रजिस्टर अ केस हियर, तो हम उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस देखते हैं कि अगर हमने इसको यहाँ पे ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया है तो ये कहाँ से लाया है, और अगर हमें उसमें कोई इंटरस्टेट मॉड्यूल मिलता है या नेटवर्क मिलता है तो वी बस दैट वी गो बैक टू द ओरिजिनेटर ऑफ ड्रग्स। सेकेंडली, हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ड्रग्स स्टेट में एंटर ही ना करें, तो उसके लिए रैंडम नाका चेकिंग होती है, कुछ इंटेल इन्फॉर्मेशन हम डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू या ह्यूमन इंट के थ्रू, और उसको प्रिवेंट करने का ट्राई करते हैं कि व्हीकल्स में या कोई भी किसी भी तरह से ड्रग्स को स्टेट में ना ला पाए। ओके, एंड सर जैसे कि आपने कहा कि रिहैब में जब रखते हैं बच्चे को, उन लोग कुछ महीनों का बाद वापस आ जाते हैं, तो ऐसे को क्या सलाह देने से ज़्यादा मतलब दे विल अंडरस्टैंड? देखिए, हम लोग साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाते हैं, रिलैप्स, एक साइकिल होता है कि यू आर बीन टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स, और तो एक एब्स्टिनेंस डेवलप होता है जैसे ही आप रिहैब में जाते हैं, थोड़ा आप ड्रग को दूर रखा जाता है। ब्रेन में एक डोपामिनर्जिक सर्कल होता है। मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि जैसे आपने अगर ग्लूकोज पिया तो आपको बड़ा एनर्जी फील होता है ना, आप थक के आए हैं, बाहर गर्मी से आए हैं, आपने ग्लूकोज पिया, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ड्रग का इनिशियल किक ऐसा ही होता है, पर लॉन्ग टर्म में वो क्या करता है, ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स को खाने लगता है। तो अक्सर जो बहुत सिवियर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के मरीज हो जाते हैं, ठीक है, और भी उसके रिपरकशंस हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रिपरकशन। तो अक्सर जब बच्चा जाता है उस साइकिल में, यंग जनरेशन जब एक रिहैब में जाता है, उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए ड्रग्स, डिपेंड करता है आप कितने पुराने ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग ले रहा है। तो ऐसे केसेस में तक वो ड्रग से दूर रहेगा, पर उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है, घर पे जाने के बाद उसकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की या किसी की। देखिए, के बाद लोग सोचते हैं कि मैं घर पे हूँ, मेरे पास फैसिलिटीज अब सब है अवेलेबल, वो एल्योरमेंट होता है उसको कि भाई पैसा मिल जाए या कुछ मिल जाए, या उसको कुछ दुख लग गया तो वो अपने उन दोस्तों के पास जाना चाहता है जिनके साथ वो थोड़ा बहुत वो कर पाता है। तो वो सब चीज़ें चेकआउट करनी पड़ती हैं जो अक्सर फैमिली में मिस हो जाता है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए रिहैबिलिटेशन का। न्यूरो रिहैबिलिटेशन होना चाहिए जब वो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है। फिर जब वो घर जा रहा है वहाँ पे उसके हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और फिर उसके बाद उसका एक रिलैप्स चेक होना चाहिए 3 महीने बाद। ये हो नहीं पाता है अक्सर क्योंकि रिसोर्सेज की कमी के कारण, ठीक है। तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, गवर्नमेंट कर भी रही है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया, सीएम साहब ने इनिशिएटिव्स लिया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस तरह के स्टेप्स अगर लिए जाए जहाँ पे आप पेशेंट को पेशेंट की तरह तो देखें, पर जो फैमिली है उसका सपोर्ट सिस्टम भी आपको उसके साथ रखना होगा। हमेशा तो रिहैब वाला तो नहीं आ पाएगा उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो वो जो बॉन्डिंग है फादर मदर या सिबलिंग्स के साथ या पीयर के साथ, दैट हैज़ टू बी एनहांस्ड इन अ पॉजिटिव नोट सो दैट द चाइल्ड कैन रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलैप्स रिलेटेड टू द ड्रग एडिक्शन। ओके सर, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन एक लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू,
it is very difficult to say no, especially in schools and colleges. Youngsters लोग कोई अगर friends उन्हें कुछ पीने या खाने को देता है, they cannot say no. So ऐसे को mentally how can they prepare themselves to say no? Strong will is not a one day episode. It requires a planned brain. No कहना बहुत important. हम लोग भी नहीं कह पाते हैं. हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं, भाई सामने चाय बोला गया तो हम लोग चाय के लिए भाई भले 2 कप पी के आए हैं, पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है को गलत असर करेगा, ठीक है। वो ट्रेन घर पे ही मिलते हैं के कारण का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है, ब्लीक हो सकता है। ये दूसरा चीज। तो ये डर तो मैं नहीं कहूँगा, मोटिवेशन कहूँगा इसको, पॉजिटिव मोटिवेशन, कि भाई ये चीज़ें अगर उस बच्चे को पता है, ठीक है, क्योंकि 12 साल के बाद ही बच्चे इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं, 12 से 18 के बीच में, और फिर 24 से आदी हो जाते हैं। तो उस समय जो टेंडर एज है, उस समय इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि उसको इस तरह का अल्योरमेंट अगर मिले, उससे डिसीजन लेना आना चाहिए। तो हम लोग बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करेगा, जैसे हम लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में बताते हैं, जेंडर अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, समय आ चुका है कि हम ड्रग अवेयरनेस के बारे में भी बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को बताएं कि ये पॉजिटिव ड्रग्स हैं जिनके कारण आपके सेहत पे असर पड़ता है, खाने पीने में मिलता है। ये नेगेटिव ड्रग्स हैं जो आर्टिफिशियल ड्रग्स होते हैं, जो आपके सेहत पे गलत असर पड़ सकता है, आपको इनको नहीं लेना है। सिर्फ हम कहेंगे कि कुरकुरे नहीं खाने से आपका बच्चा सेफ रहेगा, नॉट नेसेसरीली। आपको ये भी बताना पड़ेगा ये ड्रग्स हैं बेटा, ये चीज़ें हैं, नेगेटिव है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी आप पहले से ही अगर आप उस क्यूरियस ब्रेन को अगर आप मॉनिटर कर लेंगे, आप बता देंगे, तो वो बच्चा कभी वो गलत चीज़ करेगा ही नहीं। इसलिए मेरे जो नोबेल लॉरिएट टीचर थे वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो आपको बच्चों को चेंज करना चाहिए। बच्चे अगर हम सही से नरिश कर पाएंगे, एक अच्छा समाज, एक अच्छा स्टेट, एक अच्छा नेशन, अच्छा राष्ट्र ज़रूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, एंड मैम, पब्लिक और पुलिस का बीच में दैट फेयर फैक्टर इज ऑलवेज देयर। सो आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा क्या कर रहे हैं कि पब्लिक आप लोगों को विदाउट फेयर दे कैन अप्रोच यू? एक तो अवेयरनेस और जो हम सोशल आउटरीच कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा लोगों को इनकरेज करते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी, आपके घर में कोई ड्रग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या आप किसी को जानते हैं जो कि इस समस्या से परेशान है, तो पुलिस के पास आइए, या फिर मानस हेल्पलाइन को अप्रोच कीजिए, या रिहैब सेंटर को अप्रोच कीजिए। और आपको सोशली दिख रहा है कि आपके सामने आसपास के लोगों में कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, या गली में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल पुलिस के पास सेफली आ सकते हैं। और आपकी आइडेंटिटी अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। और ये इन लॉ प्रोटेक्टेड है कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, वी आर नॉट सपोज टू रिवील, वी आर नॉट बाउंड टू रिवील। तो हम बिल्कुल सीक्रेट रख सकते हैं और ये लोगों को बताते हैं। Okay, that means public can easily come to you without Definitely. any fear. Okay, and I think I will have it up here. So thank you so much for sparing time and coming here in our studio today. Thank you. Thank you.